Hello friends, how are you? So welcome to Code Curious YouTube channel. So today we are going to study another topic in system design. So starting in database. So we might have multiple lectures in this topic actually. This is large and most important. Okay. So we don't want to skip anything in this lecture. So let's start now. First, what is in this lecture we'll cover about sharding only. Okay. Then I'll cover how we can shard in database and SQL database sharding, NoSQL database sharding. How does CAP theorem work? Okay, CAP theorem, CAP, consistency, availability, partition tolerance. तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे एक करके, ठीक। तो सिंपल वर्ड में अगर शार्डिंग की बात करूं, देखो अभी बिकॉज इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडी लाइक व्हाट इज लोड बैलेंसिंग, एलबी, एंड व्हाट इज स्केलेबिलिटी, ठीक। सारा खेल यहाँ पे स्केलेबिलिटी का ही है, ठीक। क्योंकि ये स्केलेबिलिटी जो है एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा रोल, मतलब मेन रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप स्केलेबल एप्लीकेशन, जितना ज़्यादा स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकते हो उतना ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। आपका हो सकता है एप्लीकेशन में यूजर बेस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, बिलियंस ऑफ यूजर्स मीन्स आपके बिलियन ऑफ यूजर्स जो हैं कुछ आपके साइट्स पे विजिट करते हैं, सम दे आर डूइंग सम सर्फिंग, सर्फिंग मीन्स दे डूइंग सम सर्च, मीन्स दे पुट अ रिक्वेस्ट फॉर गेटिंग अ डेटा, और दे पुटिंग अ रिक्वेस्ट फॉर सबमिटिंग अ डेटा। ओके, कई तरीके से हो सकता है रिक्वेस्ट आपका, हो सकता है आपका कुछ बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हो, रीड की आ रही हो, ठीक, बहुत सारी रिक्वेस्ट राइट की भी आ रही हो, ठीक। तो अगर आपका रीड राइट बहुत ज़्यादा है तो उस केस में आप क्या करोगे? देखो सबसे पहला फर्स्ट थिंग आपका जो है बनता है कि आप अगर का अपना एप्लीकेशन जो है आपका, कोई भी एप्लीकेशन है, अगर लोड को बैलेंस लोड जितना भी एप्लीकेशन पे लोड आ रहा है उसको प्रॉपरली सर्विस नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इसको लोड बैलेंसर यूज करोगे, स्केलेबिलिटी और स्केल करोगे, हॉरिजेंटल स्केलिंग करोगे, आइदर हॉरिजेंटल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजेंटल वर्टिकल स्कैनिंग की थोड़ी एक लिमिट रहती है, बट हॉरिजेंटल स्कैनिंग की जब कोई लिमिट नहीं रहती मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली शार्डिंग अगर आप करते हो तो, क्योंकि अभी तक हम लोग एप्लीकेशन को स्केलेबल बना रहे थे मोस्टली, ठीक है, बट यहाँ पे मैंने बोला था बीच लेक्चर में कि स्केलेबिलिटी इफ यू आर डूइंग स्केलिंग फॉर एप्लीकेशन सर्वर साइड ओनली, सो मीन्स इट इज़ नॉट इनफ। ओके, यू हैव टू डू स्केलिंग फॉर डेटाबेस आल्सो। बट डेटाबेस में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या रहता है, क्योंकि मान लो अगर कोई ये डेटाबेस है आपका, ठीक है, यहाँ पे डेटा आपके पास कोई ये डेटाबेस है, तो यहाँ पे अगर इसको स्केल करोगे, मान लो स्केल करने के लिए क्या करोगे, दो डेटाबेस आप बनाओगे, ठीक। एक डेटा एक मशीन पे एक ये डेटाबेस, एक डेटाबेस ये हो गया, एक डेटाबेस हो गया, मान लो सेम मशीन पे है, इसके बाद में आप अलग अलग मशीन भी कर सकते हो, ठीक है। मान लो एक ये मशीन है, एक ये मशीन आपकी अलग है, ये वीएम अलग है, ये वीएम अलग है, ठीक। सेम डेटाबेस की कॉपी रख ली, बट रीड ऑपरेशन देयर इज नो इशू, but while coming write operation, then how you'll manage actually write operation, because same you return some data here, and this data actually should be updated here in this db, is this actually you can take here d1 and this is d2, is something writes happen here in this d1 database, so this actually should be updated in d2 also, otherwise some read request comes from, just like a one request comes for write in d1, and same for same data only another read request comes from other replicated, means replicated database, तो यहाँ पे वो अपडेटेड डेटा यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। कितना जल्दी सिंक हो जाता रहता है उतना ज़्यादा बेनिफिट बेस्ट तरीका रहेगा, ठीक है। सिंकबल रहना चाहिए डेटा आपका, ठीक है। तो ये जो हमारा शार्डिंग उसी के अराउंड रहता है कि आपको स्केलेबल, कितना अच्छे से स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकते हो, और रीड को भी हैंडल कर सके, राइट को भी हैंडल कर सके बेस्ट तरीके से, मतलब नॉट ओनली फॉर रीड,
रीड पर्पज के लिए तो सिंपली आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीड के लिए आपको पूरे डेटा को रेप्लिकेटेड कर दो, ठीक है, पूरा डेटा रेप्लिकेशन कर दो और इसको यहाँ रिक्वेस्ट को रीड यहाँ पे भी सेंड करना शुरू कर दो, यहाँ पे भी करना शुरू कर दो, बट राइट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, ठीक। तो राइट के लिए इसके इसी वजह से शार्डिंग बेस्ड है। अगर आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, बहुत सारा यूजर्स हैं, और अगर उस डेटा को आपको एक तरीके से क्या कहते हैं, राइट के भी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रीड के आ रहे हैं बट साथ साथ में राइट भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, देन आप शार्डिंग का केस यूज कर दो। अदरवाइज आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। शार्डिंग एक्चुअली डायरेक्टली आपको शार्डिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ऑफ here you need a infrastructure complexity, lot of infrastructure complexity भी required, and मनी भी आपका यहाँ पे ज़्यादा खर्च होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको पहला, अगर कोई भी इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है कि आपके रीड, मान लो इस सिस्टम डिजाइन में इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि आपके पास रीड के ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हैं, आप डेटाबेस हैंडल, क्योंकि डेटाबेस लिमिटेड कनेक्शन रखता है एक डेटाबेस, तो आप क्या करोगे, डेटाबेस को रिप्लिकेटेड बता दोगे कि हम डेटाबेस को रिप्लिकेटेड करेंगे। और इसके बाद में फेल ओवर केस, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, फेल ओवर केस को हैंडल करना है तो डेटाबेस को मल्टीपल जियोग्राफिक लोकेशन पे हम रख देंगे, ठीक है, मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर बना लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको हैंडल कर सकते हैं। मेन देखो इसका पर्पज यही। अब कैसे करते हैं पार्टीशनिंग, वो अलग लेक्चर होगा, क्योंकि उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पार्टीशनिंग होती कैसे है इसकी। थोड़ा हम ओवरव्यू इसमें बता देते हैं, फिर हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि हम इसके यहाँ पे हमारे पास में मान लो कुछ रिकॉर्ड्स हैं, मान लो हमारे पास में 20 रिकॉर्ड, डिपेंड कर मल्टीपल तरीके से पार्टीशनिंग होती है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, बट एक तरीका मैं बता एग्जांपल में तेरे तौर पे ले रहा हूँ। मान लो हमारे पास 20 रिकॉर्ड्स हैं टेबल में, ठीक है। अब इन 20 रिकॉर्ड्स को आप अगर स्केल करोगे, या यानी कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करोगे, तो 20 यहाँ पे भी होंगे, 20 यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। यहाँ पे रीड ऑपरेशन हो रहे होंगे, यहाँ पे भी रीड ऑपरेशन हो रहे होंगे, यहाँ पे भी राइट होंगे, तो यहाँ पे उसी राइट वाले ऑपरेशन को यहाँ पे भी डेटा डालना पड़ेगा। 20 है क्योंकि सेम डेटा है ना, जो यहाँ पे डेटा है वही यहाँ पे डेटा है, तो यहाँ पे अगर राइट ऑपरेशन हो रहा है तो क्योंकि वो डेटा यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी रीड ऑपरेशन हो सकता है। तो इट मीन्स यू हैव टू सिंक दीज डेटाबेसेस, है ना। अगर हम एक दूसरा तरीका बताएं कि यहाँ पे आपके पास 20 डेटा थे, एक डेटाबेस था जिसमें 20 रिकॉर्ड थे, डेटाबेस सही से बनाना चाहिए मुझे, ठीक है, मुझे लग रहा है कि डेटाबेस हम बनाएं प्रॉपरली, ठीक। तो आप एज्यूम करिए कि यहाँ पे आपके पास में एक डेटाबेस था जहाँ पे आपके पास में 100 रिकॉर्ड थे एक तरीके से, ठीक। एक तरीका मैंने बताया कि एक और पैरेलल एक वीएम क्रिएट करके नया डेटाबेस क्रिएट कर लो, दो डेटाबेस क्रिएट कर लो, 100 रिकॉर्ड दोनों में एक तरीके से सेम कॉपी बना लो, रिप्लिका बना लो। रिप्लिका, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लिकेशन बोलते हैं, रिप्लिकेशन फैक्टर हम लोग ऐड करते हैं, ठीक। अभी हम लोग काफका पढ़ेंगे, उसमें और ये सारी चीज़ें और ज़्यादा डीपली आएंगी, ठीक है। रिप्ली ठीक है, रिप्लिका, इसको ये रिप्लिका एक तरीके से बन गई। तो यहाँ पे अगर कोई राइट ऑपरेशन आ रहा, मान लो अगर कोई एक रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है या न्यू रिकॉर्ड ऐड किया जा रहा है, तो वो न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे भी ये आपस में सिंक होना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए, सिंकवेल होना चाहिए एक तरीके से। तो आपस में एक दूसरे को ही सिंक करेंगे। अब कैसे करेंगे, बैकग्राउंड जॉब बना रखो या फिर कुछ भी करो, वो डिफरेंट तरीके, ये भी हम लोग सिस्टम डिजाइन में पढ़ेंगे कितने तरीके से हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर डेटाबेस को हमें सिंक में रखना है तो कैसे करना है इसको, ठीक है। इसके भी तीन तरीके होते हैं, 2 से 3 तरीके होते हैं कि हमें कैसे दो डेटाबेसेस हैं, इनको दोनों को कैसे हमें अपडेटेड रखना है सेम डेट। तो पहला तरीका, दूसरा तरीका है कि आप ये कर सकते हो कि आपके पास में ये 100 का एक डेटाबेस है, यू हैव सिंगल डेटाबेस, ओके, हैविंग 100 रिकॉर्ड्स, and now you what you to do means you can create you can create d1 another database, you can create another database d2, and you can create another database d3, multiple how many number मतलब any number of you can create here databases, and you don't have to take a same record, means you don't have to take all record, actually you are partitioning record, actually what are you doing, partitioning the record, means you have 100, in this database you can have like
only a top 20 record. Okay, in this database you might have 40 record. Okay, in this database also you can have only 40 रिकॉर्ड. तो आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट मतलब 20 रिकॉर्ड डिफरेंट यूनिक रिकॉर्ड यहाँ पे हैं, तो 40 यहाँ पे यूनिक रिकॉर्ड है, बट 60 और 40 यहाँ पे, तो 100 रिकॉर्ड हो गए. ये अलग अलग पार्टीशन कर, अब इनके आपने रिप्लिकास बना लिए. ठीक, अब यहाँ पे एनी नंबर ऑफ यू कैन हैव रिप्लिका एक्चुअली फॉर दिस डेटाबेस 20, एनी नंबर ऑफ रिप्लिका यू कैन हैव हियर. ठीक, यहाँ पे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे यहाँ पे आप रिप्लिका बना सकते हो, बट एक्चुअली यही एक इनफ है. आपके पास में 3 डेटाबेस हो गए, तो यहाँ पे कुछ कनेक्शन आपके पास में मान लो एक सिंगल डेटाबेस कैन हैव ओनली 20 कनेक्शन और 30 कनेक्शन. ठीक, तो यहाँ पे आपके पास में कितने हो गए, 30 कनेक्शन यहाँ पे भी हो गए, 30 इसमें हो गए और 30 इसमें कनेक्शन हो गए. एक साथ पैरेलल आपके पास में 90 कनेक्शन हो गए कि नहीं, यानी कि 90 राइट रिक्वेरी जो है पैरेलल एक तरह के एग्जीक्यूट हो सकती हैं. तो बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ. तो ये बेनिफिट इसका सबसे अच्छा रहता है. और फिर यहाँ पे चूंकि अलग अलग रिकॉर्ड है, अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें राइट रिक्वेस्ट जो आ रही है वो इस वाले डेटाबेस में आनी चाहिए या इसमें आनी चाहिए हमारा डेटा. वो चीज़ हम वो अलग अलग तरीके से करते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली डिपेंड करता है आपके कई तरीके से हम हैश का यूज करते हैं, या फिर हम इसकी एक मैपिंग टेबल बनाते हैं कि अगर ये जो रेंज क्वेरी के थ्रू, यानी कि 20 जीरो से 20 हमारा हैविंग सम की ए, जीरो से और 20 से 21 से 40 हैविंग की समथिंग बी. इसी तरीके से 41 से 100 जो है ये जो रिकॉर्ड है हैविंग का भी ए की जो है सी रखते हैं. तो ये की वैल्यू के पेयर पे इस तरीके से हम इसको रेंज को आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे कौन सा डेटा हो सकता है. ठीक, तो ये आगे का लेक्चर चलेगा, बट अभी हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं. ठीक, बाकी सारा खेल यही है इसका. योर एप्लीकेशन इज ग्रोमिंग. ठीक, ग्रोविंग, it has more active users, more features and generates more data every day. Your database is now becoming a bottleneck for the rest of your application. Database sharding could be the solution to your problems. ठीक है, but many do not have a clear understanding if what it is in, especially when टू यूज इट. बिल्कुल वैसा ही आपको कब यूज करना कब नहीं. ये बहुत देखो सिंपल सा प्रॉब्लम आपके पास में, अगर छोटा अगर रीड ऑपरेशन का ही प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा रीड्स ऑपरेशन आ रहे हैं, तो आप सिंपली ऐसे इसको स्केल कर सकते हो. ठीक है, या आप इसकी मेमोरी को भी बढ़ा सकते हो. दूसरा तरीका क्या था कि आप मोस्टली अगर जो फर्स्ट स्टेप होता है स्केलिंग, आपको अगर मनी भी बचाना है या आप कॉम्प्लेक्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना चाह रहे हो, सो यू फर्स्ट चॉइस एक्चुअली यू हैव टू इंक्रीज योर साइज डेटाबेस. ठीक, आप यहाँ पे इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आप कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको इंक्रीज कर सकते हो. ठीक, रैम बढ़ा सकते हो परफॉर्मेंस के लिए, सीपीयू कोर मल्टीपल सीपीयूज ऐड कर सकते हो. ठीक, और इसके साथ साथ में अपना जो भी है हार्ड डिस्क बढ़ा सकते हो इस डेटा स्टोर करने के लिए. तो इस तरीके से आप यहाँ पे पहले वर्टिकल स्केलिंग करोगे. अगर ये भी इनफ नहीं लगता है कि ये आप हैंडल कर इट्स नॉट एबल टू हैंडल एक्चुअली ऑल रिक्वेस्ट, देन यू हैव टू गो फॉर दिस केस. if this is also not enough, then you have to choose other case. okay, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. डायरेक्टली शार्डिंग इतना इजी नहीं है और कॉम्प्लेक्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देता है. टेक्निकल डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको काफ़ी. ठीक, कहाँ पे चला गया, तो आगे चलते हैं. तो यहाँ पे व्हाट इज डेटाबेस शार्डिंग की तरफ चलते हैं. ठीक, शार्डिंग इज द मेथड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सिंगल डेटाबेस सेट. ठीक, मैंने आपको वही बताया, एक सेट ऑफ डेटा को हम सिंगल डेटा सेट मतलब एक 100 रिकॉर्ड का सेट डेटा है, अब रिकॉर्ड्स हैं आपके पास में, तो एक से स्मॉल स्मॉल चंक्स में इसको डिवाइड कर सकते हो. ठीक, स्मॉल स्मॉल चंक्स को आप इस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे, उसको स्केल भी कर सकते हो बाद में. ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिंग सिंगल डेटाबेस डेटा सेट अक्रॉस मल्टीपल डेटाबेस विच कैन बी. इसके बाद में क्या हो सकता है, इसको मल्टीपल मशीन्स पे भी आप डेटाबेसेस को इंस्टॉल करके और उसको वहाँ पे रन करवा सकते हो. ठीक,
तो पहले आप मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट करोगे। अब एक एप्लीकेशन एक मशीन में मल्टीपल डेटाबेस रख सकते हो, या आप डेटाबेस सर्वर्स अलग अलग बना लो अलग अलग मशीन्स पे, ठीक, वो आपके ऊपर चॉइस है। ठीक, क्योंकि आपने मल्टीपल डेटाबेस बना लिया इसका मतलब आपके पास मल्टीपल कनेक्शंस हो चुके हैं। ठीक, एक सर्वर भी हैंडल कर सकता है मल्टीपल रिक्वेस्ट, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ कनेक्शंस इंक्रीज हो चुके हैं। डेटाबेस आपने चूंकि डुप्लीकेट दो डेटाबेस बना लिए या तीन डेटाबेस बना लिए। ठीक है, दिस अलाउज फॉर लार्जर डेटा सेट टू बी स्प्लिट इनटू स्मॉलर चंक एंड स्टोर इन मल्टीपल डेटा नोड्स। ठीक, क्या करोगे इसमें, देखो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बन जाता है आपका। इस तरीके से बनेगा, एक एक डेटाबेस था आपके पास में, यहाँ पे आपके मान लो 1000 जो भी आपके पास 1K आपके पास रिकॉर्ड थे। ठीक, पहले तो आपने क्या किया, इसको यहाँ पे 1K में मान लो 100 रिकॉर्ड यहाँ पे डाल दिए, अगर यहाँ पे डाल दिए, ठीक है, 200, इसी प्रकार से यहाँ पे 500। ठीक, इसी प्रकार से एक और डेटाबेस आपने बना, मल्टीपल एक डेटा सेट्स को स्मॉल स्मॉल चंक्स में आपने डिवाइड कर लिया उसको। ठीक है, 5 3 800 यानी कि 200 और बचे हैं, तो 200 यहाँ पे डाल दिए। तो इसके बाद में फिर इसको भी आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट के बेसिस पे रिप्लिकेट कर सकते हो। लॉट ऑफ, अगर रीड रिक्वेस्ट आ रही है सेम डेटा पे, लॉट ऑफ रीड्स रिक्वेस्ट आर कमिंग, देन यू कैन हैव लॉट मल्टीपल रिप्लिकास फॉर सिंगल डेटा सेट। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे। अब ये जो हमारे नोट्स मल्टीपल नोट्स क्रिएट हुए हैं, इन पे अगर ये नोट्स हमारा ये डेटा सेट जो है अगर मान लो डाउन भी हो जाता है, ठीक, ये नोट्स हमारा डाउन हो जाता है, तो ये वाला वर्क करता रहेगा। मतलब जो पार्शियल डेटा है, डेटा हमारा है, वो रिक्वेस्ट को प्रॉपरली सर्व करता रहेगा, कोई इशू नहीं आएगा, एप्लीकेशन डाउन नहीं होगा, कोई इशू नहीं। बट ये डेटा स्मॉल डेटा सेट है, इसमें अगर प्रॉब्लम, अब ये इसी को हमने रिप्लिकेटेड किया, और इसको हम मल्टीपल जियोग्राफिक लोकेशंस पे भी हम रिप्लिकेटेड कर सकते हैं। ठीक, तो वो आगे और भी तरीके से, तो इसी प्रकार से काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। और फिर इसको हम, क्योंकि इस डेटा सेट में अगर मान लो ये डाउन हो जाता है तो ये हमारा वर्क करता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आगे चलो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा अदरवाइज। क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में अभी वैसे भी दो लेक्चर मिनिमम अभी होने हैं अभी, ठीक है। So then can be multiple machines. This allows for larger data set to be split into smaller chunk and store in multiple data nodes. Increase the total storage capacity. अब देखो स्टोरेज कैपेसिटी भी आपकी इंक्रीज हो गई, क्यों? क्योंकि डेटाबेस इंक्रीज, मल्टीपल हो गए, मल्टीपल मशीन्स हो गई, और एक डेटा मशीन्स पे बहुत छोटे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा आपने रखा हुआ है अभी, क्योंकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा था उसको स्मॉल स्मॉल चंक्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और जितना कम डेटा होगा उतना ज़्यादा स्केलेबल रहेगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा रहता है तरीका। तो इंक्रीज टोटल नंबर स्टोरेज कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग डाटा से अक्रॉस मल्टीपल मशीन्स, a sharded database can handle more request than a single machine can। बिल्कुल बात सही है। शार्डिंग इज अ फॉर्म ऑफ स्केलिंग known as horizontal scaling। स्केल आउट एडिशनल नोड्स आर brought on the शेयर द लोड। ठीक है, हॉरिजेंटल स्केलिंग अलाउज फॉर नियर लिमिटलेस स्केलेबिलिटी, जो मैंने आपको बताया था, टू हैंडल बिग डाटा एंड इंटेंस वर्कलोड। इन कंट्रास्ट वर्टिकल स्केलिंग रिफर्स टू इंक्रीजिंग द पावर ऑफ सिंगल मशीन्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी एक बार आपको भी पढ़ना जरूर है। ठीक है, क्योंकि पढ़ने से कुछ ना कुछ पॉइंट आपको हो सकता है एक्स्ट्रा मिल जाए। मशीन्स और अ सिंगल सर्वर थ्रू अ मोर पावरफुल सीपीयू इंक्रीजिंग रैम इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, जो कि मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। और यहाँ पे आप ये शार्डिंग डेटाबेस नोटिस, इसके बाद में आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट बनता है कि आपको समझना है कि आई एक्चुअली डू यू नीड डाटाबेस सॉर्टिंग और नॉट, और यू कैन हैव अदर एनी अदर मीन्स अल्टरनेट फॉर दैट। ओके, अल्टरनेट आपके पास बहुत सारे हैं, तो ये जो है इसको आप प्रॉपरली पढ़ लेना आप इजली, कि आपको रिक्वायरमेंट है, वो आपको रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। डाटाबेस स्टार्टिंग एज विद एनी डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर डज नॉट कम्स विद फ्री, कम्स फॉर फ्री, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बन जाएगा, और उस डेटा को आपस में मैनेज करना, सिंकअप करना,
सारी चीज़ों को मैनेज करता है ये, ठीक है। तो ये आप ऑटोमेटिक, क्योंकि ये एक तरीके ऐसी प्रॉब्लम है जो कि किसी सभी को आ सकती है, ठीक है। तो ये कॉमन प्रॉब्लम को हम कॉमन सोल्यूशन के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो आपको परचेज करने के या कुछ ऐसे करके हैंडल करोगे, कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट लगेगी इसकी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा, इसे बताया। देयर इज ओवरहेड एंड कॉम्प्लेक्सिटी इज सेटिंग ऑफ शार्ड्स, मेंटेनिंग द डाटा ऑन ईच शार्ड, ठीक है, एंड प्रॉपर्ली राउटिंग रिक्वेस्ट अक्रॉस द दीज दो शार्ड बिफोर यू begin sharding. Consider if one of the following alternative solution will work for you, ठीक। अल्टरनेटिव सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखनी है कैसा। आप वर्टिकल स्केलिंग का मैं पढ़ूंगा नहीं, ठीक है, आप पढ़ लेना, ठीक। तो वर्टिकल स्केलिंग का आप यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका है, अब वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है आपको पता है, स्प्लैश सर्विसेज, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज और डेटाबेस, ठीक। इसके अलावा आपके यहाँ पे इसके अलावा स्पेशलाइज सर्विसेज और डेटाबेस के बारे में यहाँ बताया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में अगर बहुत ज़्यादा डेटाबेस हो जाता है तो यहाँ पे हमारे पास में AWS हो गया या कोई भी क्लाउड सर्विसेज हो गई, वो सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं डिपेंडिंग ऑन योर यूज केसेस। जैसे कि यहाँ पे अमेजॉन S3 की बात किया गया, ठीक है। इट मे मेक मोर सेंस सिंपली शिफ्ट अ डाटा सेट ऑफ द बर्डन इनटू अ प्रोवाइडर्स और इवन सेपरेट डेटाबेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास में इमेजेस टाइप की, अब मान के चलो आपके पास में कुछ ऐसा इमेज है, लार्ज फाइल्स हैं, तो उसको डेटाबेस में स्टोर करने की जगह मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपका सिस्टम है, मान लो, ठीक है, जिस सिस्टम में तो लोकल में अवेलेबल करवा दो उसको, ठीक। उन इमेजेज को, वो फाइल को लोग या फिर आपको वो जो हमारा अलग सर्वर्स होते हैं, एक तरीके से सीडीएन, जो मैंने आपको बताया भी था, लार्ज डेटाबेस सेट होता है, वो उसको हम सीडीएन के थ्रू राउट सीडीएन में स्टोर कर सीडीएन यूज कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टोरेज का यूज करके हम डेटाबेस में स्टोर कर क्यों करें, उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, स्टोर करेगा, तो लार्ज डेटा सेट वैसे भी बन जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसको अल्टरनेट सोल्यूशन सर्च कर सकते हो, जैसे कि स्टोरेज कैन बी मूव डायरेक्टली टू अ क्लाउड प्रोवाइडर सच एज अमेजॉन S3, ठीक है। तो लार्ज डेटा सेट है तो उसको हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, और जो भी रिक्वेस्ट आती है वो S3 से रिक्वेस्ट करके डेटा फेच कर सकते हो। और ये बहुत मतलब कॉस्ट फ्रेंडली भी रहेगा, बहुत लोवेस्ट कॉस्ट में आपको सर्विस मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। और S3 में कौन सा S3 सेलेक्ट करना है, क्योंकि मल्टीपल इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। तो स्टैंडर्ड S3 अलग अलग होते हैं, तो आपको रिक्वायरमेंट के बेसिस पे वहाँ पे आप अलग अलग S3 सेलेक्ट कर सकते हो स्टोरेज, ठीक है। तो एनालिटिक्स और फुल टेक्स्ट सर्च कैन बी हैंडल बाय स्पेशलाइज्ड सर्वर और data warehouse offloading this particular functionality can make more sense than trying to share your entire database, ठीक है। दूसरा, आप रेप्लिकेशन, इफ योर डेटा वर्कलोड इज प्राइमरली रीड फोकस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, रेप्लिकेशन इंक्रीज अवेलेबिलिटी एंड रीड परफॉर्मेंस अब while avoiding some of complexity of database sharding, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको रीड फोकस्ड अगर है तो आप सिंपली इसको रिप्लिकेट कर दो, क्यों आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाना चाहोगे, ठीक है। बाई सिंपली स्पिनिंग ऑफ एडिशनल कॉपीज ऑफ द डेटाबेस, रीड परफॉर्मेंस कैन बी इंक्रीज आइदर थ्रू लोड बैलेंसिंग और थ्रू जियो लोकेटेड क्वेरी। बिल्कुल, मैंने बताया, रीड के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास में है, क्योंकि आप जियो लोकेटेड क्वेरी यूज कर सकते हो मल्टीपल जियोग्राफिक लोकेशंस पे। आप क्योंकि आप अगर रिक्वेस्ट मान लो, अगर कानपुर से इंडिया में मान लो दिल्ली से रिक्वेस्ट कोई आ रही है, तो दिल्ली से नियरेस्ट में जो आपके पास डेटाबेस हो वहाँ पे उसको रिक्वेस्ट कर दो। अगर आपका यूएस से आ रही है तो यूएस से डेटा सेट होगा, वहाँ आपके वहाँ से रिक्वेस्ट कर दो, डेटाबेस होगा वहाँ से रिक्वेस्ट कर दो। या दिल्ली के अलावा मान लो दिल्ली से डायरेक्ट रिक्वेस्ट आती श्रीलंका साइड से, तो काफ़ी दूर पड़ता है, ठीक है। या साउथ से कहीं से आती करने, मान लो केरला से या कहीं से, तो उसके नियरेस्ट में आप स्टोर कर सकते हो, डेटाबेस है आपका, वहीं से रिक्वेस्ट कर दो, तो इस हिसाब से आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। Write focused replication introduces complexity on write focused workload as each write must be copied to every replicated node। तो ये देखा ना, राइट के लिए यहाँ पे थोड़ा रिप्लिकेशन जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कम्प्लेक्सिटी, क्योंकि यहाँ पे राइट फोकस्ड वर्कलोड अगर है तो ईच राइट मस्ट बी कॉपी टू एवरी रेप्लिकेटेड, जो भी रेप्लिका आपने बनाई है, जैसे कि ये रेप्लिका बनी, ये वन हो गई, ठीक है, टू हो गई, थर्ड हो गया,
तो इन तीनों में डेटा आपको रिप्लिकेट करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम रहता है। ऑन द अदर हैंड इफ यू कोर एप्लीकेशन डेटाबेस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा रिक्वायर्स हाई रीड एंड हाई राइट। अब यहाँ पर हाई रीड और हाई राइट दोनों अगर आते हैं, and or you have specific availability requirement, a sharded database may be the way forward। let's took advantage of this and disadvantage of sharding। तो इसके बाद में हम इसके एडवांटेज क्या है sharding के, वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। अगर इस टाइप का आपकी रिक्वायरमेंट है तो ये आपके जो सिस्टम डिज़ाइन है तो वहाँ पे ऐसी दिया जाएगा रिक्वायरमेंट, तो आपको डिज़ाइन करना है और बताना है कि यहाँ पे आपने शार्डिंग यूज किया हुआ है या आपने सिंपल रिप्लिकेशन यूज किया हुआ है, क्या यूज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैपेसिटी एंड हाई अवेलेबिलिटी, लेट्स लुक। ओके, इंक्रीज रीड एंड राइट थ्रूपुट, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे एडवांटेज। ओके, इसको मैंने पढ़ा नहीं इसलिए नहीं क्लियर हो रहा, ठीक। तो स्टार्टिंग अलाउज यू टू स्केल योर एप्लीकेशन टू हैंडल इंक्रीज लोड एंड नियरली अनलिमिटेड डिग्री बाय प्रोवाइडिंग इंक्रीज रीड एंड राइट थ्रूपुट। तो सिंपल सा मैंने बताया जो पहले भी कि आपके रिक्वेस्ट रीड राइट बहुत ज़्यादा सडनली बढ़ जाते हैं या ऐसा आपका पास रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉपरली अनलिमिटेड स्केलिंग इसमें कर सकते हो, इस वजह से प्रॉपरली हैंडल कर सकता है, ठीक। इनक्रीज रीड राइट थ्रूपुट अगर आता है वो बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। हाई अवेलेबिलिटी, अवेलेबल भी रहेगा क्योंकि आपका इस चंक में आपने डिवाइड कर दिया, अगर एक डाउन भी हो जाता है पूरा, अगर क्लस्टर डाउन हो जाता है क्लस्टर एक, तो अदर अवेलेबल रहेंगे, तो पार्ट ऑफ डेटा अवेलेबल रहेगा, एप्लीकेशन वर्क करता रहेगा, ठीक है। और डिसएडवांटेज आप देख लेना, बहुत डिसएडवांटेज तो हैं ही इसके काफ़ी सारे। क्वेरी ओवरहेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि शार्डिंग कैसे करते हैं, हाउ डज शार्डिंग वर्क एंड हाउ टू शार्ड अ डेटाबेस, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक